नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि आज बहुत ही अच्छी खबर मिली है। ताज़ा समाचार ये आ रहा है कि जैसे आप गाना सुना होगा ना, फिल्मी गाना, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। हम कहते हैं अखंड भारत की बात, हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा अपना भारत का एक अभिन्न अंग है और हमारा हिस्सा है, और कश्मीर को स्वर्ग भी कहा जाता है। तो अभी अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें अनाउंस की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में अपने निर्णय में आदेश किया था कि भारत सरकार वहाँ पर सितंबर 2024 के अंत से पहले वहाँ चुनाव कराए। तो आज विधिवत रूप से चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर रहा है और वहाँ एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी जाएगी। और ये घटना कब हो रही है? धारा 370 खत्म होने के बाद में ये पहली बार वहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें कुल 114 सीटों पर चुनाव लड़े जाने हैं। पूरी चर्चा अपने विशेषज्ञ के साथ में हम स्वागत करते हैं अपने एनके वर्मा जी का। एनके जी, बहुत बहुत स्वागत। एनके सू साहब, खुशी के मारे शब्द उल्ट पुलट हो रहे हैं। काट दूंगा ना उसको मैं। सू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया बहुत। सू साहब, आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है कि भारत का हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर, और वहाँ पर एक लंबे इंतजार के बाद में चुनाव की घोषणा हो रही है? विधानसभा के चुनाव विधिवत रूप से होंगे और वहाँ पर भी एक चुनाव जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के कार्य होगी, चुनाव निर्वाचित होगी। देखिए, ऐसा है कि अभी पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और वहाँ पे जो इलेक्शंस हुए वहाँ पे लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एक इंजीनियर रशीद वहाँ पे जीत के आए, जिनके ऊपर चार्जेस थे कि वो फंडिंग करते, टेरर फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व थे, जीत के आए। और यहाँ पे कुछ कंसर्न भी था कि जब राज्यसभा के इलेक्शन होंगे, असेंबली के इलेक्शन होंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो। वो एक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इशू है, गवर्नमेंट उसको देख रही होगी। लेकिन मेन बात है कि यहाँ पे आर्टिकल 370 को हटाया गया था 5 अगस्त 2019 में जी। और उसके बाद से यहाँ पे टेररिज्म काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। कश्मीर से एक हिसाब से एलिमिनेट हो गया था, जम्मू में टेररिज्म वैसे ही बहुत कम था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बहुत से डेवलपमेंट का काम किए गए, लोगों को बहुत सी सुविधा दी गई, रोड्स बनाए गए, टनल्स बनाए गए, यहाँ पंचायत घर बनाए गए। यहाँ पे आपका एम्स भी खुल गया, एक एम्स खुल गया, दूसरा एम्स कश्मीर में खुलने वाला है। और साथ में यहाँ पे बहुत से हॉस्पिटल्स बनाए गए, नर्सिंग कॉलेजेस बनाए गए, साथ में यहाँ पे इंजीनियरिंग के कॉलेज बन रहे हैं, और साथ में बहुत सी डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर के अंदर। वो लोग अब मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। मैं सितंबर के महीने में कश्मीर में गया था जी, और कश्मीर में जो मैंने हालात देखे वहाँ पे जैसे हमको वेलकम किया गया, कोई हेट नहीं दिखी लोगों की आंखों के अंदर। कुछ इश्यूज़ हो गए, वो पुरानी बात है कि 75 साल से वहाँ पे हेट का एक पार्ट पढ़ाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे पार्क में भी बैठे, बाकी जनता भी थी, लोकल जनता थी, तो कोई ऐसा इशू नहीं था। जबकि हम दूर से दिखते हैं कि हम हिंदू हैं और एक मुस्लिम स्टेट वहाँ पे हम बैठे हैं जहाँ पे हेट चल रही थी बहुत सालों से, और हमें कोई वहाँ पे कोई ना प्रॉब्लम हुई ना अनइजीनेस हुई जी। बहुत घूमा जी। और जहाँ पे होटल में ठहरे या कहीं ठहरे तो वहाँ पे भी उन्होंने बड़े अच्छे से हमें स्वागत किया। वहाँ पे आपके वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स भी थे और वहाँ के लोग खुश थे कि उनको बहुत सालों के बाद एक एम्प्लॉयमेंट मिली, क्योंकि वहाँ का जो मेन बिज़नेस है वो टूरिज़्म, एप्पल उसका बिज़नेस है, ड्राई फ्रूट्स का बिज़नेस है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर एक ट्रेन आ रही है, कश्मीर से एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है जिसका काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, और वो ट्रेन कश्मीर को बाकी पार्ट ऑफ इंडिया से लिंक करेगी, और इस पे बहुत सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी बनाया जा रहा है। तो ये जो सारी डेवलपमेंट देख करके वहाँ के लोग खुश हैं, और देखा उन्होंने कि यहाँ पे किस तरीके से जो पुराने लोग बैठे थे, यानी कि अब्दुल्ला और मुफ्ती, इन्होंने कैसे लोगों को लूटा, कैसे यहाँ पे सेंटर को मिसलीड करते रहे और पावर में बैठ करके लूटते रहे। एक बिजली एक्ट बना था यहाँ पे, बिजली एक्ट के अंदर कई लाख एकड़ की ज़मीन पे कब्जा कर लिया था इन लोगों ने। और वहाँ के लोग, जो प्रेजेंट गवर्नर है JNK के मनोज सिन्हा, उनसे बहुत खुश है कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया जी। हम वहाँ पे मंदिर भी गए, एक मंदिर में गए, बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर था, तो वहाँ पे जो वो लोग थे, वहाँ पे जो पुजारी थे, उन्होंने कहा यहाँ पे मुस्लिम आते हैं, जब उनके घर में कोई गाय का बच्चा भी होता है, तो यहाँ पे स्पेशली माथा टिकाने आते हैं। हमने कोई हेटर नहीं देखी, हमने कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखा, होगा तो अंदर छुपा होगा। फिर जो ड्राइवर हमको लेके गया था, हम उसके घर में ठहरे, घर में रहे, उसके खाना खाया, यानी कि लंच किया, चाय पी, और फिर वहाँ से आ गए। उनकी फैमिली थी, बिल्कुल, तो सारा कुछ अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ इश्यूज थे जी, कि वहाँ पे इस टाइम पे एक मिलिटेंसी का काम चल रहा है, स्पेशली जम्मू के अंदर,
तो इसकी वजह से लोग चिंतित थे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दिया है इलेक्शन करने का, सोच समझ के दिया होगा। क्या अब इलेक्शन हो और इसमें क्या रिजल्ट आएंगे? सूसब, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है। यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से बहुत 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 ध्यान रखना पड़ता है। और अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, जो आज उन्होंने घोषणा की है कि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव सितंबर 2024 में कराए जाने हैं, इसमें टोटल 114 सीटों का प्रावधान किया गया है। 114 सीटों में से अगर हम बाइफर्केशन देखें इसका, तो जम्मू में 43 सीटें यानी 43 सीट्स जम्मू के लिए निर्धारित की गई है और कश्मीर के लिए 47 सीटें रखी गई है। और जो पीओके, जो भारत का हम अभिन्न अंग मानते हैं, सरकार भी मानती है, वहाँ के लिए रिजर्व की गई हैं 24 सीटें, यानी कि पीओके में भी 24 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। अगर सरकार चाहेगी तो वहाँ पर चुनाव निर्धारित किए जाएंगे। तो टोटल ये इस तरह से 114 सीटों का विवरण है। तो आप क्या मानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की 43 सीटें हैं और कश्मीर की 47 सीट्स हैं, वहाँ पर इलेक्शन होने से वहाँ की विकास की जो गति है वो बढ़ेगी और लोगों के अंदर एक भीतर अपने देश प्रेम की भावना जागृत होगी? देखिए, मेन बात है कि लाल चौक पे पहले कोई नहीं जाता था, अब वहाँ पे झंडे भी फहराए जाते हैं, लोग घूमते भी वहाँ पे। लेकिन दूसरी बात है कि इलेक्शन अनाउंसमेंट करने से वहाँ के लोग खुश होंगे, क्योंकि वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। और इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ भी इलेक्शन होने चाहिए। कब तक हम उसको विथहोल्ड कर सकते थे? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 30 सितंबर तक इलेक्शन कराओ, 2024 तक। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता था इलेक्शन कमीशन पे, और वो सारी की सारी जो सिचुएशन है उसके ऊपर गवर्नमेंट से कंसल्ट करते, सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है। देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ हद तो होती रहती है, कुछ ना कुछ पंगे होते रहते हैं या कुछ ना कुछ इशूज़ चलते हैं, जैसे मिलिटेंट के इशूज़ हैं। लेकिन दूसरी बात है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो छुपे हैं जंगलों के अंदर, और इलेक्शंस होंगे सिटीज़ में। आर्मी पूरे तरीके से जो जंगल्स हैं उनके बाहर खड़ी होगी जी, और इलेक्शंस के प्रोसेस को कोशिश करेगी प्रॉपर तरीके से हो, और यहाँ पे पीसफुल तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया जाए। उसकी पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन पीसफुल होंगे जी। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो नेशनल पार्टीज़ हैं या इवन जो लोकल पार्टीज़ हैं, उनका भी एक हक बनता है। वो भी बहुत देर से बेदखल है इलेक्शन से, चाहे आपकी मुफ्ती की पार्टी हो जी, चाहे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो, चाहे बाकी कोई पार्टी हो। तो यहाँ पे इलेक्शन होने से एक तो समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीते। जीतना हारना तो चलता रहता है इलेक्शन के अंदर, लेकिन मेन बात है कि इलेक्शन होल्ड किया जा रहा है, और ये एक पूरे वर्ल्ड को मैसेज जाएगा कि पीएम मोदी ने कश्मीर को अचीव कर लिया। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, कि 24 सीटें रिजर्व की गई हैं पीओके के लिए, जो हमारा पार्ट बनता है। उसको हमारे होम मिनिस्टर ने भी कई बार कहा है कि पीओके इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, और हम इसको लेंगे। मुझे लगता है कि एक गवर्नमेंट की इस टाइम पे एफर्ट है पीओके के ऊपर अपना राज जमाने की या पीओके लेने की, क्योंकि पाकिस्तान तो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और दूसरी बात यह है, मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना चाहिए जी, कि पीओके के अंदर सीटें तो पड़ी हैं, हम इलेक्शन के अंदर खाली रखी हैं शुरू से सीटें जी, लेकिन इनको भर देना चाहिए नॉमिनेट करके कुछ पीओके के लोग जो फॉरेन में बैठे हैं और बड़े ताक से इंडिया के देख रहे हैं कि इंडिया कब पीओके को के ऊपर अपना कंट्रोल करेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पीओके के कुछ लोगों को नॉमिनेट करे और यहाँ पे उनकी भी सीटें भरे, तो एक बहुत बड़ा तमाचा होगा पाकिस्तान के मुंह पे। सूसब, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, मैं आपको बीच में टोकना चाहता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि जो एक वरिष्ठ नेता है जो जम्मू कश्मीर से ही हैं और पहले वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, अब वो अलग अपना निर्दलीय के रूप में उन्होंने अपना स्थान बनाया था। उन्होंने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। तो ये जो चुनाव अब नए विधानसभा में होने जा रहे हैं, तो इसमें ये गुलाम नबी आज़ाद की भूमिका को लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद की अगर मैं प्रेजेंस मानूं तो ज़्यादा इनकी प्रेजेंस नहीं है कश्मीर के अंदर। जम्मू के अंदर जरूर इनका कुछ होल्ड है, लेकिन मुस्लिम हैं तो क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन दूसरी बात है कि चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन के अंदर जो भी जीतेगा या जो भी वहाँ पे सीएम बने उसको अब देखना तो पड़ेगा कि वो पाकिस्तान की वाह तो कर नहीं पाएगा जी, और सेंटर को भी ज़रूरत है एक सपोर्ट की, एक पॉलिटिकल सपोर्ट की। तो वो भी सेंटर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। मैं सोचता हूँ कि बीजेपी का कोई ज़्यादा रोल नहीं होगा या इम्पैक्ट नहीं होगा कश्मीर के अंदर, क्योंकि उनके पास वहाँ पे नेटवर्क नहीं, यानी कि उनके मतलब रूट्स नहीं है वहाँ पे। लेकिन जम्मू में उनके रूट्स हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनको ये चाहिए कि कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाए, स्पेशली जो बिलोंग करते हैं पीओके को, और वो कहीं फॉरेन में बैठे हैं या पीओके के अंदर बैठे हैं, और उनको यहाँ पे नॉमिनेट करके असेंबली के अंदर ज्वाइन करवाना चाहिए, ताकि वो अगर यहाँ ज्वाइन करें तो बाकी जो कश्मीर के लोग हैं उनको बता सके कि क्या हाल है पीओके के, क्या हाल है पाकिस्तान के, ताकि उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और उनको ज्वाइन कराने से मुझे लगता है कि एक मूवमेंट पीओके को लिबरेट कराने की स्टार्ट की जा सकती है, और हो सकता है कि कुछ महीनों
के अंदर पीओके इंडिया से मर्ज हो जाए। वैसे ही पाकिस्तान तो पीओके को संभाल नहीं पा रहा, वहाँ पे रेगुलर डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, लोग वहाँ पे सड़कों पे निकलते हैं और कहते हैं, बात करते हैं आज़ादी की। आज़ादी वो चाहते हैं पाकिस्तान से। तो बहुत बड़ी बात है कि बड़ा डिसीजन है, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं। जी जी। जब आर्टिकल 370 हटाया था तब भी पीएम मोदी फ्रंट फुट पे थे। तो उस टाइम पे मुफ्ती ने कहा था, महबूबा मुफ्ती ने, कि यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी, जी। झंडा पकड़ने वाला कोई मिलेगा नहीं। उसी तरीके से आप फारूक अब्दुल्ला ने वहाँ पे भी स्टेटमेंट दी थी कि आप क्या मजाक करते हो, आप तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया और आर्टिकल 370 हटा करके वहाँ डेवलपमेंट का काम किया। इनकी चोरियाँ पकड़ी गई। तभी जब लास्ट पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे तो फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला वो हार गए, महबूबा मुफ्ती वो भी इलेक्शन हार गई थी। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि वहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, उनको एक पावर मिलनी चाहिए, उनकी पार्टिसिपेट होनी चाहिए कंट्री के अंदर। और ये इलेक्शन होल्ड करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इंडिया के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भारत को अगर हम माने हैं तो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है, जो त्यौहार माना जाता है उसमें इसके चुनाव माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम जम्मू कश्मीर में चुनाव की बात करें तो अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, वहाँ की 3 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो 51% लोगों ने मतदान वहाँ पर हिस्सा लिया वहाँ पर, और बड़ी शांतिपूर्वक वो चुनाव संपन्न हुए। कोई ऐसी विशेष आतंकवादी घटना देखने को नहीं मिली। यानी कि लोग वहाँ तैयार हैं लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए, अपने क्षेत्र में विकास की बात को करने के लिए, और अपने से लोगों को जोड़ने के लिए वहाँ के नेता भी तैयार धीरे धीरे हो रहे हैं। जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको, गुलाम नबी आज़ाद अपनी नई पार्टी के साथ में आ रहे हैं, हालांकि दूसरे भी लोग भी अपने जो प्रतिनिधि उनके माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में जो विकास की गति है, केंद्र सरकार भी वहाँ पर चाहती है कि विकास हो। पिछले 35 वर्षों से हालांकि सरकार को, जो केंद्र में जो भी सरकार रही है, उनको दिखते रही है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात को लेकर। तो अब जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं उसमें विकास की धारा को लेकर आप क्या मानते हैं कि तेज़ी देखने को मिलेगी? देखिए, तेज़ी मिलेगी। साथ में अभी ज़रूर है कि वहाँ के लोग बड़ा पसंद करते हैं, वहाँ के गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को पसंद करते हैं कि मनोज सिन्हा को, कि जैसे वो किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे वो रेगुलरली काम करते रहते हैं, जैसे वो जगह जगह के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसको क्लियर करते रहते हैं। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एड आ रही है। मेन बात आती है कि वहाँ पे लोग जुड़ेंगे सेंटर के साथ, मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ेंगे जब वहाँ पे इलेक्शन होंगे। और तीसरी बात है कि ये एक बड़े तरीके से कैसे देखा जाएगा पाकिस्तान के अंदर, क्या पाकिस्तान के लोग क्या सोचेंगे, क्या पाकिस्तान को इससे मजबूती मिलेगी, पाकिस्तान इससे कमज़ोर होगा। और लोग जो पीओके के हैं वो भी डिमांड करेंगे कि इंडिया से मर्ज करना चाहते हैं। जब वहाँ पे मूवमेंट और ज़्यादा मजबूत होगी तो पीओके बहुत जल्दी इंडिया से मिल जाएगा। मैं जैसे कहा कि एक पहला स्टेप है, एक मेजर स्टेप है, पहला मेजर स्टेप है इंडिया का पीओके को इंडिया से मर्ज कराना। और मुझे लगता है कि ये काम इसमें देर नहीं लगेगी। पाकिस्तान तो बर्बाद है, वैसे ही बर्बाद हो रहा है, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही, और पीओके के लोग तरस रहे हैं किस कब इंडिया से मिलो, कब यहाँ की प्रोग्रेस देखे, कब खुली हवा में सांस लें। और ये एक जैसे पीएम मोदी फ्रंट फुट पे खेलते हैं, उसी तरीके से उन्होंने पहले आर्टिकल 370 हटाया। अब पीएम मोदी ने जिस तरीके से वहाँ पे इलेक्शन का डिक्लेरेशन किया, जबकि पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था जम्मू के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करके कि इलेक्शन होल्ड ना हो, लेकिन हम इलेक्शन होल्ड कर रहे हैं। और इस जो मिलिटेंट्स हैं, अगर वो जंगल से बाहर आए तो उनको नाप तोल के गर्दन उड़ा दी जाएंगी। उनकी हमारी आर्मी रेडी बैठी है, और जंगल में रह करके तो जरूर आर्मी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन ओपन में आके क्या ये मिलिटेंट हमारी आर्मी को नुकसान पहुँचा पाएंगे? और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होने वाली है पूरे वर्ल्ड को। पूरा वर्ल्ड इस इलेक्शन को वॉच करेगा और देखेगा किस तरीके से इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, जिसको इंडिया आगे लेके चल रहा है। स्पेशली पीएम मोदी को बड़ा क्रेडिट जाता है जम्मू एंड कश्मीर को सेफ बनाने का, वहाँ पे प्रोग्रेस, और जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करने का प्रॉपर तरीके से। आप जैसा कि मानते हैं कि किसी भी देश को प्रगति के लिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, वहाँ की सड़कों का विकास और वहाँ की जो और भी चीज़ों का विकास होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर विशेष रूप से देखा जाए, जब से मोदी सरकार आई है, वहाँ की सड़कों का बहुत विकास हुआ है। और अभी हाल ही में एक रेल का जो निर्माण किया जा रहा है, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पुल बना है। यानी कि विकास की गति में तेज़ी देखने को मिली है और नए कीर्तिमान भी स्थापित हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो सितंबर 2024 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उससे जो नवनियुक्त जो सरकार बनेगी वो भी केंद्र के साथ तालमेल करते हुए विकास की गति में अपनी सहभागिता करे, ये हम एक तरह से आशा कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल है, क्योंकि अब इन लोगों को प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी लीडर बैठे थे जम्मू एंड कश्मीर के, अब उनका पार्टिसिपेशन होगा इलेक्शंस के अंदर, और कौन जीते कौन हारे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि जो भी जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। इस इलेक्शन के अंदर जो जीत होगी वो होगी हिंदुस्तान की, जीत होगी कश्मीर की।
और जीत होने की जो उम्मीद है वो है पीओके की, यानी कि पीओके इंडिया से मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा काम करते हैं और ये इलेक्शन को बड़े क्लोजली वॉच भी करेंगे फ्यूचर के अंदर कि क्या यहाँ पे प्रोग्रेस होती है और किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होती है कश्मीर की डेवलपमेंट तो हो रही है और होती रहेगी, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। भारत के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी जीत हुई है कि धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट हो गया है और सितंबर 2024 में वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। लोग अपने मन से अपने उन प्रतिनिधियों को चुनेंगे जो वहाँ पर विकास की गति के लिए कृत संकल्प होंगे। तो ऐसे में भारत का जो हिस्सा है दूर दराज का, यानी कि बॉर्डर का जो हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का जो राज्य है, वो सुरक्षित बने, मजबूत बने, विकसित भारत की साथ शामिल होकर कंधे से कंधा मिलाकर चले, यही हम उम्मीद करते हैं। आने वाले समय में और भी अन्य विषयों पर आपसे बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। शुक्रिया। मेरा भारत महान।